नमस्कार। आज बात करते हैं भारत में पुर्तगालियों के बाद कौन आया। हाँ, डच। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डच यहाँ क्यों आए, उनका व्यापार कैसे फैला और फिर उनका असर कम क्यों हो गया। चलिए खोलते हैं इसे। बिल्कुल। और ये देखना भी जरूरी है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी, उनका पहला कदम क्या था, और फिर अंग्रेजों के साथ उनकी वो राइवलरी कैसे बढ़ी। इसमें कई पढ़ते हैं जो काफी फैसिनेटिंग है। तो हाँ, पुर्तगाली पहले थे, फिर डच आए दूसरा नंबर। 1596 में ये कॉर्नेलिस डे होटन थे जो सुमात्रा पहुंचे। हाँ, सुमात्रा और बंटम। राइट। और फिर 1602 में डच सरकार ने कई छोटी कंपनियों को मिलाकर एक बड़ी कंपनी बना दी। हाँ, वही VOC, वेरेनित्रे ओस्टिंदिशे कंपनी, जिसे हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। और इनको ट्रेड का एक तरह से खास अधिकार मिला है ना। जी बिल्कुल, एकाधिकार। शुरू में तो उनका सारा ध्यान, जैसा आपने कहा, इंडोनेशिया पर था, मसाला द्वीप। हाँ, भारत तो जैसे बस रास्ते में एक पड़ाव। हाँ, एक तरह से। उनकी पहली फैक्ट्री भी 1605 में पेट्टापुली, फिर मसूलीपट्टनम में खुली। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आया। क्या? उन्हें ये एहसास हुआ कि इंडोनेशियाई द्वीपों में मसालों के बदले सोना चांदी देना महंगा पड़ रहा है। अच्छा। और भारतीय कपड़ा मतलब टेक्सटाइल्स वहाँ बहुत चलता था, सस्ता भी था और डिमांड में नहीं। अरे वाह, तो मतलब कपड़े ने भारत की इम्पोर्टेंस बढ़ा दी उनके लिए। एग्जैक्टली। यही से कहानी बदली। इस जरूरत ने भारत में उनके नेटवर्क को तेजी से फैलाया। तो कहाँ फैली उनकी फैक्ट्रियाँ? पहले कोरोमंडल तट पर, जैसे पुलिकट में 1610 में, फिर गुजरात में कैम्बे, सूरत, बंगाल में चिंसूरा, कासिम बाजार, पटना तक पहुंच गए। काफी बड़ा नेटवर्क हो गया था। सूरत, आगरा, हरिहरपुर, ढाका। हाँ, और वो सिर्फ कपड़ा ही ट्रेड नहीं कर रहे थे। यमुना घाटी और मध्य भारत से नील मतलब इंडिगो, हाँ। बिहार से शोरा, सॉल्ट पीटर, जो बारूद के लिए बहुत जरूरी था। ओहो, हाँ। और गंगा घाटी से अफीम और चावल भी। तो हाँ, काफी फैला हुआ ट्रेड था। लेकिन ये सब इतना आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। पहले तो पुर्तगालियों से सामना हुआ। 17वीं सदी के दूसरे हिस्से में डच ने उनके कई किले और ट्रेड रूट्स छीन लिए। अच्छा। फिर सामने आए अंग्रेज, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो भी भारत में अपनी पकड़ बना रहे थे। हाँ, और डच की बढ़ती पावर उन्हें पसंद नहीं आ रही होगी। खासकर कोरोमंडल तट पर मसूलीपट्टनम और पुलिकट में, जहां दोनों के ट्रेड इंटरेस्ट टकरा रहे थे। यहाँ चीजें थोड़ी और पेचीदा हो गई है ना। हाँ, 1619 में एक अग्रीमेंट भी हुआ था साथ काम करने का, पर वो चला नहीं। क्यों? फिर 1623 में अम्बोयना में वो बड़ी घटना हुई, इंडोनेशिया में। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। डच अधिकारियों ने शक के आधार पर 10 अंग्रेजों और 9 जापानियों को मरवा दिया। इससे दोनों यूरोपियन कंपनीज के बीच कंपटीशन और दुश्मनी बहुत बढ़ गई। तो ये टकराव चलता रहा, फिर समझौता कब हुआ? काफी लंबे संघर्ष के बाद 1667 में एक तरह का अरेंजमेंट हुआ। अंग्रेजों ने कहा, ठीक है, हम इंडोनेशिया पर अपना दावा छोड़ते हैं, हम इंडिया पर फोकस करेंगे। और डच ने भारत से अपनी एक्टिविटी थोड़ी कम की और इंडोनेशिया पर ज्यादा ध्यान दिया, जहां उनका मसाला व्यापार ज्यादा प्रॉफिटेबल था। अच्छा, मतलब एक तरह से बांट लिया, कह सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने भारत में डच को कमजोर करने के लिए पुर्तगालियों से भी हाथ मिला लिया था। स्मार्ट मूव। हाँ। और फिर वो निर्णायक लड़ाई हुई बेदारा की। जी, 1759 में। जी, हुगली के पास बैटल ऑफ बेदारा। इसमें अंग्रेजों ने डच को डिसाइसिवली हरा दिया। इस हार ने भारत में डच की राजनीतिक और मिलिट्री पावर को लगभग खत्म ही कर दिया। तो मतलब उनका फोकस शिफ्ट हो गया और फिर वो लड़ाई हार गए। हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो उनका एशिया का हेडक्वार्टर बटाविया में था, आज का जकार्ता। अच्छा। वहीं से गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल सारी डच फैक्ट्रियों को मैनेज करती थी। ये लोग एम्स्टर्डम में बैठे डायरेक्टर्स, जिन्हें जेंटलमैन 17 कहते थे, उनको रिपोर्ट करते थे। और भारत में हर फैक्ट्री की अपनी काउंसिल होती थी। उसमें डायरेक्टर, सीनियर फैक्टर, क्लर्क वगैरह होते थे। दिलचस्प बात यह है कि इन पदों पर पे मतलब तनख्वाह बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी। हाँ, ये एक पॉइंट है। हो सकता है इसी वजह से कुछ अधिकारी प्राइवेट ट्रेड में भी लगे हों। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है, मतलब क्या समझे हम इससे? देखिए, डच भारत आए, उन्होंने एक बड़ा व्यापारिक नेटवर्क बनाया, खासकर भारतीय कपड़ों की अहमियत को समझा। ये उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। हाँ, वो कपड़े वाली बात तो जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन फिर अंग्रेजों से कंपटीशन, इंडोनेशिया पर उनका ज्यादा फोकस और आखिर में बेदारा की हार, इन सब वजहों से भारत में उनकी पकड़ कमजोर होती चली गई और अंग्रेज आगे निकल गए। सही कहा। ये किस्सा हमें दिखाता है कि
कैसे ट्रेड प्रायोरिटीज, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस और यूरोपीय शक्तियों की आपसी राइवलरी ने भारत के इतिहास को शेप किया। सोचने वाली बात है। हाँ, और ये सवाल भी उठता है कि अगर डच ने अपना पूरा जोर इंडोनेशिया की बजाय भारत पर लगाया होता तो क्या होता? तो क्या भारत का औपनिवेशिक इतिहास कुछ अलग होता? ये एक विचार करने लायक सवाल है।